Why are they experiencing so painful periods? लड़कियों का जो लाइफस्टाइल है, आजकल तो लड़कियां 10 साल की एज में पीरियड में आ जाती हैं। वो 38 इयर्स पर उनके पीरियड बंद हो गए। आजकल सब लोग 12:30-1 बजे तक तो PCOS और PCOD it is spreading like a pandemic. एक Exactly. महामारी की तरह ये फैल रहा है। हर एक लड़की का जन्म होता है तब उनका स्त्री बीज, वो लड़की के पास फूटने वाले, मैच्योर होने वाले स्त्री बीज लाखों नहीं है। लड़कियां कहती है मुझे पीरियड के टाइम पर बहुत पेन होता है। गर्भ धारण करने से पहले उसकी तैयारी, प्लानिंग, इसका इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा है। और खाली बच्चा लाना अलग बात है और अच्छा बच्चा लाना अलग बात। शास्त्र के हिसाब से मनुस्मृति आप देखो, 25 साल के पहले एक बच्चा कम से कम होना चाहिए, जो एकदम नेचुरल होना चाहिए था, एक नेचुरल फिनोमेना था, एंड इट इज इम्पोर्टेंट ऑल्सो फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन स्पीशीज, लेकिन दैट थिंग इज नो मोर नेचुरल। पानी की pH वैल्यू 9.10 होनी चाहिए अगर अच्छा बच्चा कंसीव करना है तो। वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य, रक्त मोक्षण, नाक में ड्रॉप डालो तो कितने स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। स्ट्रेस फ्री तो एकदम बेसिक रिक्वायरमेंट है। पंचगव्य नस्य, इसका तो मैंने बहुत इस्तेमाल किया, ऐसी डिजीज में नहीं इस्तेमाल किया है और रियल में रिजल्ट मिला। फलघृतम घी लेना शुरू करें, शतावरी घी। तो ऐसी कौन सी एज है जिसके ऊपर इट विल बी कॉल्ड एज अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी? तो IVF क्या है और क्या हमें करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए? IVF में स्पर्म भी बाहर लेते हैं मेल पार्टनर का, फीमेल पार्टनर का एक भी बाहर निकालते हैं। दौड़ के वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो नॉर्मल डिलीवरी इज नॉट नॉर्मल। परिवार का बहुत बड़ा रोल है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ब्लीडिंग नहीं होना चाहिए। 9 मंथ्स के बाद ही डिलीवरी होनी है। तो लास्ट डेज तो एक दिन इम्पोर्टेंट है। कुछ डॉक्टर है उनको नॉर्मल डिलीवरी कराना आता ही नहीं। नॉर्मल डिलीवरी कराना इट इज़ एन आर्ट। डिलीवरी हो गया एक बार, उसके बाद पोस्ट डिलीवरी एक फीमेल को, एक मदर को क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? जब तक फीडिंग चले वहाँ तक पतला होने का मैं तो कहता हूँ सोचना भी नहीं। जैसे बच्चे को जब फीडिंग कराते हो तो पहले लेफ्ट साइड से फीड कराओ। आज का एपिसोड हमारे लिए काफ़ी ही आई ओपनिंग एपिसोड रहा। काफ़ी ऐसे पॉइंट्स जो एक फ़ीमेल की लाइफ में बहुत मैटर करते हैं, जैसे कि उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, मेनोपॉज एट द लेट 30s या लेट 40s जो उनको अर्ली मेनोपॉज आता है, फ्रीजिंग ऑफ एग्स, IVF। आयुर्वेद कैसे पर्सपेक्टिव से या कौन से पर्सपेक्टिव से उसको देखता है, वो हमने डिस्कस किया डॉक्टर राजेश सर के साथ, जिन्होंने गर्भ संस्कार में PhD की हुई है और ही इज़ अ फाउंडर ऑफ अणुबंध गर्भ संस्कार केंद्र, जिन्होंने 2 से 2,500 गर्भ संस्कार केंद्र चलाए हैं। ऐसे कपल्स को ट्रीट किया है जिनको शायद IVF से रिजल्ट नहीं मिला या पोस्ट IVF काफ़ी अच्छा उन्होंने रिजल्ट्स भी डिलीवर किया है। तो ये पॉडकास्ट आप अपने फैमिली मेम्बर्स, जो खास करके फीमेल मेम्बर्स हैं, उनके साथ शेयर करिए। अपनी सिस्टर, अपने मदर या अपने ग्रैंड मदर जो अभी मेनोपॉज में जा रही है या जो मेनोपॉज में है, उनके साथ शेयर करिए ताकि उनकी लाइफ में कुछ नेट गेन इस पॉडकास्ट के थ्रू हो पाए विथ डॉक्टर राजेश सर। वेलकम राजेश सर टू द सेकंड एपिसोड ऑफ आयुर्वेदिक पॉडकास्ट। एंड आज थोड़ा हम जिस तरह से गायनिकोलॉजी पे हम लोग डिस्कस कर ही रहे थे, लेट अस कम स्ट्रेट टू द पॉइंट कि आजकल की जो फीमेल्स हैं, जो यंग गर्ल्स हैं, व्हाई आर दे एक्सपीरियंसिंग सो पेनफुल पीरियड्स? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा महर्षि भाई। पहले मुझे वो क्वेश्चन का आंसर दो। कुछ साल यानी बहुत हजारों साल पहले नहीं, खाली 100 साल पहले या 70 ईयर्स पहले लड़कियां पीरियड में कब आती थी? तो आपका आंसर होगा कि 15-16 साल की लड़कियां पीरियड में आती थी। और कब तक पीरियड चलते थे? तो आपका आंसर होगा कि 50-55 साल तक पीरियड चलते थे। तो लड़की का जो फ्रूटफुल पीरियड है या फर्टिलिटी पीरियड है वो यहाँ से यहाँ तक था जी। और लड़कों का तो आपको मालूम है कि 90 इयर्स का लड़का भी बच्चा पैदा करने के लिए कैपेबल है। तो ये जो हार्मोन बैलेंस का जो नेचर ने साइकिल बनाया था, वो नेचर तो चेंज नहीं करेगा। अभी जो लड़कियों का जो लाइफस्टाइल है वो काफ़ी चेंज हुआ है। बहुत सारे रीज़न हैं आपके क्वेश्चन में, आंसर में। नींद, उनकी खाने की स्टाइल,
उनकी सोचने की स्टाइल, उनकी सिनेमा देखने की स्टाइल, उनकी स्ट्रेस, बहुत सारे इसमें रीज़न है। लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा लगता है वो है नींद, स्लीप। ये जो चेंज हुआ है, आजकल तो लड़कियां 10 साल की एज में पीरियड में आ जाती है, यानी कि 5th स्टैंडर्ड के आसपास लड़कियां पीरियड में आ जाती है। और अभी मेरे पास एक पेशेंट आए थे, मोनोपोज बंद हो गए थे, मतलब वो अभी श्योर पीरियड में नहीं आएगी, वो पक्का हो गया था। तो ये चेंजेस वो हमारी वजह से, नेचर की वजह से नहीं, हमारी लाइफस्टाइल की वजह से ये सब चेंजेस हुआ है। और ख़ास करके नींद। और आयुर्वेद के हिसाब से जो भी आप ग्रंथ उठा के देखो, मनुस्मृति, काश्यप संहिता, सुश्रुत संहिता, यहाँ तक कि लिंग पुराण, सबसे पुराने शास्त्र जो लिखित में, सबसे पुराने शास्त्र वेद, 4 वेद, पुराण, 18 पुराण और उपनिषद, उसमें 10वां नंबर का जो पुराण है लिंग पुराण, वो पूरा ये सेक्स के बेस पर है, गर्भ संस्कार के बेस पर पूरा लिंग पुराण में ये बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है। तो लिंग पुराण में भी इसका उल्लेख है कि आप सूर्योदय के पहले उठ जाओ। अभी सूर्योदय 6:30 बजे होता है, 6 बजे, वो तो हम पंचांग में देख सकते हैं। तो उसके पहले उठने का है। तो पहले तो ब्रह्म मुहूर्त में सब लोग उठते थे, सूर्योदय के पहले उठ जाओ तो ये प्रॉब्लम बहुत कम हो जाएगा, बहुत कम। लड़कियों को जल्दी उठना चाहिए, जल्दी सोना चाहिए। आजकल सब लोग 12:30 1 बजे तक तो व्हाट्सएप पर या ये सब जो इंस्टाग्राम रील्स ये सब जो चलता है, इसकी वजह से लेट नींद आती है। और हमारे बॉडी में भगवान ने ऐसा बनाया है, कुदरत ने ऐसा बनाया है, कुछ ऐसे सैनिक हैं जिसको रिपेयरिंग सोल्जर कहा जाता है, जो अंदर रिपेयर कर देते हैं। कुछ भी चीज़ बिगड़ी है, इनबैलेंस हुई है, वो रिपेयर कर देते हैं। लेकिन उन लोगों की ड्यूटी होती है रात को 10 से 2, 11 से 2, 11 से 1, ऐसी उनकी ड्यूटी है। तो तब वो टाइम में आप डीप स्लीप में होने चाहिए। अगर आप डीप स्लीप में नहीं है उस टाइम पर, तो वो लोग अपने शिफ्ट पर आएंगे नहीं, काम रिपेयर काम करेंगे नहीं। तो ये तो आयुर्वेद में बहुत साल पहले लिखा हुआ है कि आप जल्दी सो जाओ, जल्दी उठो। तो ये भी एक सॉर्ट ऑफ क्योर है। एग्जैक्टली राइट। अगर किसी को IVF में नहीं जाना है, IUI में नहीं जाना है, मैं तो कहता हूँ कोई मेडिसिन नहीं लेनी, यहाँ तक कि आयुर्वेद की मेडिसिन भी नहीं लेनी। तो पहला काम ये करो, जल्दी सो जाओ, जल्दी उठो, टाइम से सो, टाइम से उठो। यस। और दोपहर की भी नींद, अगर फर्स्ट प्रेफरेंस है दोपहर की नींद लो ही मत, लेकिन अगर लेनी है तो भी 24 मिनट का वाम कुक्षी, वो भी शास्त्र में लिखा हुआ है हजारों साल पहले। तो कुछ लोग तो 2-2 घंटे सोते हैं। तो थोड़ा सा चेंजेस, लाइफस्टाइल चेंज करने से बहुत कुछ हम चेंज कर सकते हैं। आज की जनरेशन में, अभी मैं कुछ मनी कंट्रोल का एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें PCOS और PCOD, पहले तो आप हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि PCOS और PCOD क्या एक चीज़ है या अलग है। और एज फार एज आई नो एज अ कॉमन पर्सन कि PCOS और PCOD इट इज़ स्प्रेडिंग लाइक अ पैंडेमिक, एक महामारी की तरह ये फैल रहा है। करेक्ट करेक्ट। साइलेंट पैंडेमिक मैं इसको नाम दूंगा। तो पहले तो ये क्या है और क्या रीजंस है जिसकी वजह से फीमेल को ये PCOS से PCOD का प्रॉब्लम होता है, और क्या ऐसी चेंजेस करे कि ये ना हो। एग्जैक्टली राइट। बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि नीड ऑफ द आवर आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर दूसरी तीसरी लड़कियों को ये प्रॉब्लम है ही, और बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है। और कुछ साल पहले किसी को मालूम नहीं था, ये वर्ड नहीं सुने थे। अभी PCOD, PCOS ये वर्ड बहुत लोग सुनने में आते हैं। तो सबसे पहले भगवान ने, नेचर ने, हर एक लड़की का जन्म होता है तब उनका स्त्री बीज, शुक्र धातु,
वो उनका बैलेंस भगवान ने दे दिया है कि इतने लाख स्त्री बीज आपके पास है। जब जन्म होता है लड़की का तभी से, तब से उसमें कोई चेंज नहीं कर सकता है। अगर कोई लड़की कहे कि मैंने यूट्यूब पर देखा या सो एंड सो फार्मा कंपनी वाले ऐसा कह रहे हैं कि मैं आपका जो एग है वो उसका नंबर मैं बढ़ा सकता हूँ, AMH लेवल बढ़ा सकता हूँ, तो समझ लेना कि समथिंग इज़ रॉन्ग। स्त्री बीज की संख्या कोई बढ़ा नहीं सकता। तो सबसे पहले स्त्री बीज के बारे में सबको मालूम होना चाहिए कि मेरे पास इतने लाख स्त्री बीज है, उसमें से कुछ स्त्री बीज ऐसे होते हैं जिसको हम एग कहते हैं या अंडा कहते हैं, जो भी कहो, वो मैच्योर होते हैं। हर महीने एक ही स्त्री बीज मैच्योर होता है। एक महीना लेफ्ट साइड से, लेफ्ट ओवरी से, एक महीना राइट ओवरी से, वो फिक्स है। अगर दोनों एक साथ आते हैं तो ट्विंस होने की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन हर महीने एक ही स्त्री बीज बड़ा होता है, फूटता है, मैच्योर होता है। कुछ का होता है, 20 12 18 22 ऐसा स्त्री बीज बड़ा होता है। तो ये हर महीने एक ही स्त्री बीज, एक लेफ्ट साइड से एक राइट साइड से वो बाहर आके वेट करता। फैलोपियन ट्यूब में उसकी प्लेस होती है, वहाँ आके वेट करता है कुछ आवर्स तक। कुछ स्त्री बीज 12 घंटा, कुछ 20 घंटा, कोई 18 घंटा, ऐसे वो वेट करता है कि स्पर्म आके मुझे मिले। अगर वो नहीं मिलता है तो वो मतलब वो एम्ब्रियो नहीं बनता है, तो फिर वो पीरियड साइकिल के जरिए वो बाहर निकल जाता है। तो हर महीने एक ही स्त्री बीज बाहर आके रुकता है। तो इसका मतलब ये कि वो लड़की के पास फूटने वाले, मैच्योर होने वाले स्त्री बीज लाखों नहीं है, बहुत कम है। तो उसमें से एक फूटता है और वो बाहर आता है। अभी लाइफस्टाइल की वजह से, जैसे मैंने कहा, नींद, फिर पानी, फिर खाना पीना, ये सब की वजह से वो बीज के आसपास ऐसे फ्लूइड बन जाता है, जिसको प्लास्टिक कवर भी कह सकते हैं। रियल में प्लास्टिक नहीं होता, ऐसा एक प्लास्टिक कवर कह सकते हैं, तो वो फूटता नहीं है। इसलिए सबसे पहली इफेक्ट आती है पीरियड साइकिल पर। लड़कियां 2 दिन लेट पीरियड आता है, 4 दिन लेट पीरियड आता है, बहुत पेन होता है, क्योंकि उसको बाहर आने की तकलीफ पड़ती है। आपने उसके आसपास कचरा रख दिया, उसके आसपास गर्मी रख दी, तो उसको तकलीफ पड़ती है, इसलिए वो आपको पेन दे रहा है। इसलिए लड़कियां कहती हैं मुझे पीरियड के टाइम पर बहुत पेन होता है, खास करके नाभि के नीचे, बेली बटन के नीचे। उनको, कुछ लोगों को बैक पेन होता है, कुछ लोगों को पाँव में प्रॉब्लम होता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये प्रॉब्लम होता है तो मालूम हो जाता है कि अभी मैं 1-2 दिन में पीरियड में आऊँगी। तो पेन थोड़ा हो बहुत है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादा पेन होना इसका मतलब ये हुआ कि आपने अपनी लाइफस्टाइल बराबर नहीं की है। लेकिन अगर आपको नेचुरल कंसीव करना है, नॉर्मल डिलीवरी करना है और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई प्रॉब्लम ना आए ऐसा करना है, तो थोड़ा लाइफस्टाइल में चेंज करो। और बेडरूम में मैं तो कहता हूँ मोबाइल लेके ही मत जाओ। मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट, ये सब, मुझे मालूम है बहुत सारी लड़कियां कहेगी ये अंकल है ना, वो आजकल के ज़माने में कहाँ पॉसिबल है ऐसा। मोबाइल के बिना अलार्म इसमें होता है, अचानक कोई आदमी एक्सपायर हो गया तो इम्पोर्टेंट कॉल आएगा, ऑफिस से कॉल आएगा, हमको ईमेल का आंसर देना पड़ता है इतने टाइम में, ये सब कहाँ पॉसिबल है। लेकिन अगर आपको अच्छा बच्चा लाना है, क्योंकि मैं गर्भ संस्कार विशेषज्ञ हूँ, तो गर्भ संस्कार में 3 पार्ट है, बिफोर कंसीव, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और आफ्टर बर्थ। तो बिफोर कंसीव का परसेंटेज, इम्पोर्टेंस, महत्व कितना दिया है, तो ज़्यादातर लोग कहते हैं 20%, 60%, 20%, यानी 20% बिफोर प्रेगनेंसी, 60% ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, 20% आफ्टर बर्थ। नहीं, आप ध्यान से ग्रंथ पढ़िए तो इसका परसेंटेज आपको क्लियर हो जाएगा।
50%, 50 50%, 30 30% एंड 20 20%। मतलब कि बिफोर कंसीव, गर्भ धारण करने से पहले उसकी तैयारी, प्लानिंग, इसका इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा है। इसलिए लड़कियां कहती हैं मुझे पीरियड के टाइम पर बहुत पेन होता है, खास करके नाभि के नीचे। बहुत फेमस है अंबु, बीज, क्षेत्र। तो ये 4 चीज़, जैसे कोई फार्मर है, खेडूत है, उसको पेड़ पौधा कुछ लगाना है तो नेचुरली वो खेतर साफ करेगा, सीजन, हाँ ऋतु। तो ये 4 चीज़ वो देख के ही वो अपना कार्यक्रम पूरा करेगा कि ये ऋतु में मुझे ये बीज बोना है, कि पूरा क्षेत्र साफ करना है, पानी ऐसा होना चाहिए। तो ये उसी तरह से भले वो लड़की या वो कपल बहुत एंजॉय करे, हम कहाँ एंजॉय करने के लिए मना कहते हैं। उनको स्विट्ज़रलैंड जाना है, बाहर घूमना है, रात को देर तक खाना खाना है, ये वो कुछ भी करे, लेकिन जब उनका प्रोजेक्ट ऐसा है, और खाली बच्चा लाना अलग बात है और अच्छा बच्चा लाना अलग बात है। खाली बच्चा लाना भी थोड़ा इजी हो जाता है, लेकिन आइडियल, दिव्य आत्मा को इनवाइट करना, निरोगी बच्चा देना, आयुष्मान बच्चा देना, नीडर और लीडर बच्चा लाना, क्राइम न करे ऐसा बच्चा लाना, संस्कारी बच्चा लाना, स्पिरिचुअल अच्छा हो, शांत हो, लेकिन जबरदस्त PQ, IQ, SQ, EQ चारों 4 उसका जोरदार हो, तो ऐसा बच्चा, ऐसा सिटीजन समाज को देना आज की आवश्यकता है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति आयुर्वेद को समझे, और आयुर्वेद ऐसा है कि कुछ साल पहले, हजारों साल पहले भी यही था, 100-200 साल पहले भी यही था, आज भी यही है, और गारंटी है कि आने वाले 500, 5000, 5 लाख साल पर भी यही होगा। पहले भी यही दवा थी, कोई भी चीज़ बोलो, वो हजारों साल पहले यही था, आज भी यही है, आने वाले हजारों साल पहले भी बाद भी यही होने वाला है। लेकिन एलोपैथी का हम अपोज नहीं करते हैं, वो भी हमारे साथी मित्र है, लेकिन सुना है ऐसे कि 100 गोली ये एरिया वाले ने बैन कर दी, वहाँ नहीं चलती है। कुछ साल पहले ये गोली की हॉट डिमांड थी, आज सब लोग कहते हैं ये गोली मत लेना, इससे ये साइड इफ़ेक्ट है। कुछ साल पहले यही गोली का सब लोग दीवाने थे, आजकल वो गोली कोई नहीं लेता। तो उसमें तो चेंजेस होता रहता है, आयुर्वेद में कोई चेंजेस नहीं, क्योंकि वो नेचर ने लिखा है, अमृत है, धन्वंतरी भगवान ने लिखा है। तो इसमें तो सब लोगों का विश्वास, अभी तो नरेंद्र मोदी साहब ने भी काफ़ी अच्छा इसमें थोड़ा ध्यान दिया है, आयुष मंत्रालय उसमें बना, तो काफ़ी कुछ अच्छा बन रहा है। तो देखते हैं धीरे धीरे और अच्छा हो जाएगा। तो मुझे ऐसी आशा है कि अच्छे अच्छे सिटीजन समाज को मिलेंगे। और ये जो आपने पूछा था PCOD PCOS, वो अगर लड़कियां थोड़ी सी बात समझ ले, खाली एक ही काम करें ना, एक ये नींद वाला, और दूसरा एक है कीगल एक्सरसाइज, अश्विनी मुद्रा, जिसको गुजराती में बोलते हैं बेसिक, यानी कि प्राण, या तो जो नीचे से जो उद्व वायु है, तो खाली जब स्नान करने बैठे लड़कियां लड़कों दोनों के लिए, लेकिन लड़कियों को ज़्यादा बेनिफिट है, एक प्लास्टिक का टब ले, उसमें पानी भरे, आधा टब गर्म पानी, उसमें कैस्टर ऑयल यानी दिवेल थोड़ा डालें, या तो चूना पान पर लगाते हैं थोड़ा चूना,
या तो गौमूत्र या तो कड़वे नीम का पानी, ऐसा कुछ डाल दे और उसमें बैठ जाए। इतना पार्ट पेल्विस एरिया पानी में डुबो के रखने, पाँव भले बाहर हो, ये भाग भले बाहर हो, पेल्विस एरिया पूरा पानी में होना चाहिए। वो जो वजाइना है वो अंदर खींचो छोड़ो, खींचो छोड़ो, खींचो छोड़ो, 2-4 मिनट ये कर लो तो आप जो पूछते हो पेनफुल पीरियड वो श्योर सॉल्व हो जाएगा। वहाँ से जो बास आती है वो भी नहीं आएगा, वहाँ से जो इचिंग होता है, खुजली होती है वो नहीं होगा, वाइट डिस्चार्ज नहीं होगा। कितना फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज है निकल जाती है, फाइब्रोइड होता है निकल जाती है, इरेगुलर पीरियड साइकिल अच्छे हो जाते हैं। कुछ लोगों को एक ही दिन पीरियड दिखते हैं, 2 दिन पीरियड दिखते हैं, एक्चुअली 3 दिन 4 दिन अच्छा फ्लो होना चाहिए। तो ये सब प्रॉब्लम कीगल एक्सरसाइज से सॉल्व हो जाते हैं, और जैसा अश्विनी हमने मुद्रा से। बात किया, पीसीओएस और पीसीओडी एक चीज़ है या अलग है दोनों? थोड़ा सा अलग है लेकिन मोरल है सेम है। और वो अगर लेमन लैंग्वेज को ज़्यादा डिप में नहीं पढ़ना हो तो थोड़ा सा चेंजेस करो, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो स्त्री बीज प्रॉपर फूटना शुरू हो जाएगा, मैच्योर होना शुरू हो जाएगा। पहले तो क्या था बेटा, फिक्स था कि भाई 28 दिन की साइकिल है, 14th डे पर ओवल्यूशन होगा, तो वो फूटता है, फिक्स है। 14 दिन, 15 दिन, 16 दिन, ये टाइम पर आप रिलेशन रखो, ऑटोमेटिक आप कंसीव कर पाओगे। अभी तो पीरियड साइकिल अगर 28 दिन की है, 30 दिन की है, फिर भी स्त्री बीज फूटने की डेट अलग अलग होती है। तो हम कुछ लोगों को सजेस्ट करते हैं कि आप सोनोग्राफी कराओ, मतलब ओवल्यूशन के लिए जो चेक कराओ सोनोग्राफी में कि कौन सी तारीख को ओवल्यूशन होता है। 2-3 महीना चेक कराओ कि ओवल्यूशन 21 डे पर होता है, 20वें दिन पर, 14th डे पर, 16th डे पर। ओवल्यूशन स्टडी करानी पड़ती है, उसमें कोई इंजेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। और सोनोग्राफी इज़ द सेफेस्ट मीडिया। पहले तो क्या था, एक्सरे मशीन था, तो सब लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सरे मत कराओ। ओवल्यूशन स्टडी सोनोग्राफी सेफेस्ट है। तो उसमें तो टीवीएस भी होता है, ट्रांस वजाइनल भी होता है, ऊपर भी होता है। तो वो चेक करके बोल देते हैं, लिख के देते हैं कि इतना mm का आपका एग हुआ, आज रात को ओवल्यूशन होगा, तो इस दिन इतने बजे आप रिलेशन रखो, एकदम अच्छा बच्चा आपका हो जाएगा। उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम को आप ज़्यादा हैवी बना देते हो। एक्चुअली ये प्रॉब्लम हैवी है ही नहीं, पीरियड साइकिल का भी नहीं, कंसीव करना भी नहीं, नॉर्मल डिलीवरी भी नहीं, प्रेगनेंसी भी नहीं, ये सब हैवी प्रोजेक्ट नहीं है। पहले नहीं था, अभी भी नहीं है। हम उसको हैवी बना देते हैं, कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। पहले कंसीव करना इतना ईजी था। मेरे दादी को 8 बच्चे थे, तो 8 बच्चे लाना इतना ईजी था। और अभी क्यों ऐसा हो गया? 25 साल के पहले शास्त्र के हिसाब से मनुस्मृति आप देखो, अध्याय 38, 25 साल के पहले एक बच्चा कम से कम होना चाहिए। अभी यह लड़कियां 28 साल को तो शादी करने की सोच रही है, ये शादी कर रही है, तो 25 साल के पहले कहाँ से बच्चा आएगा? अभी हार्मोन बैलेंस का वो पूरा साइकिल आप यूट्यूब पर स्टडी करो, गूगल पर स्टडी करो। आप तो यंगस्टर तो गूगल पर फटाफट चेक करते हैं, तो गूगल ऊपर चेक करो तो आपको हार्मोन पूरा साइकिल दिख जाएगा कि 25 साल के बाद डिटोरेट होता है। तो 25 साल के पहले बच्चा लाना यानी कितना, हमने तो स्टडी किया है पीएचडी में कि कौन सी एज के माँ बाप के बच्चे को पीडियाट्रिशियन के पास ले जाना पड़ा, उसका भी हमने स्टडी किया। तो जो मम्मी पापा की एज 25 साल से नीचे थी, वो बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा नहीं है, प्री मैच्योर डिलीवरी नहीं हुई है। वो बच्चा काफ़ी हेल्दी है, वो धूप में खेलता है, वैक्सीन भी नहीं लगाई है, वो बारिश में खेलता है, एकदम गंदा गोबरा है, तो भी वो बीमार नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसकी मम्मी पापा की एज 25 साल से छोटी थी जब वो पैदा हुआ तब, तो वो काफ़ी हेल्दी है, उसमें उसके पास इम्यूनिटी पावर है ही।
तो स्पर्म और एग को पावरफुल बनाने के लिए थोड़ी थोड़ी चीज को ध्यान रखो, ये बहुत जरूरी है। तो जैसा सर हमने अभी आपने बताया कि नेचुरल कंसीविंग वगैरह, तो वो शब्द थोड़ा मुझे हिट किया कि समथिंग दैट वाज सो नेचुरल, जो नेचुरली होना चाहिए, और इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि ह्यूमन स्पीशीज़ एग्जिस्ट करे, लेकिन आज वो चीज़ अब नेचुरल नहीं रही है। तो जैसा हमने बात किया कि समथिंग जो एकदम नेचुरल होना चाहिए था, एक नेचुरल फिनोमिना था, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट ऑल्सो फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन स्पीशीज़, लेकिन दैट थिंग इज़ नो मोर नेचुरल, और इनफर्टिलिटी एक बड़ा इशू बनता जा रहा है उसके लिए। तो आप क्या कहते हो इस इशू पे कि नेचुरली प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो पाते फीमेल्स आजकल के? एक बिगेस्ट रीज़न, अगर एक जो टॉप मोस्ट रीज़न आप कहना चाहेंगे कि बहुत अच्छा नेचुरली नहीं question। हो रहा है? देखो, सबसे पहले अभी मैंने बताया वो नींद, दूसरा खान पान, Food। मतलब कि जल्दी आप डाइट बराबर चेंज करो। सबसे पहला पानी, पानी की पीएच वैल्यू 9, 9.5, 10 होनी चाहिए अगर अच्छा बच्चा कंसीव करना है तो। Oh। पानी बैठ के पियो, और अगर नीचे बैठ के पियो तो बहुत अच्छा है, सुखासन में पलाठी मार के नीचे बैठ के पियो, बहुत अच्छा है। अगर आप ऑफिस में हो, आपको नीचे नहीं बैठना है तो एटलीस्ट चेयर पर बैठो, खड़े खड़े पानी मत पियो। ये सब रिप्रोडक्टिव वर्गों को डिस्टर्ब करता है। प्लास्टिक में पानी मत पियो, डिस्पोजेबल ग्लास में पानी मत पियो, प्लास्टिक की बोतल में पानी मत पियो। बाहर का जो तैयार पानी आता है, बिस्लेरी या मिनरल वाटर जो भी हम बोलते हैं, वो पानी एसिडिक होता है, वो पानी मत पियो। घर के मटके का पानी पियो। आप ऑफिस में हैं तो घर से लेके जाओ, 3 लीटर आपको चाहिए, 3 लीटर लेके जाओ। पानी उबाला हुआ हो तो पीएच वैल्यू बढ़ जाती है। पानी के मटके में जो मिट्टी का जो मटका होता है, उसमें आप सोने का कॉइन डाल दो, चांदी का कॉइन डाल दो, नहीं तो दूधी, जिसको हम लौकी बोलते हैं, ककड़ी, तुलसी पान, कुछ भी डाल दो तो वो पीएच वैल्यू बढ़ जाता है। तो उसके लिए 3 लाख 4 लाख रुपए के मशीन खरीदने की जरूरत नहीं है, पानी थोड़ा उबाल दो। हम लोग जैन है तो जैन शास्त्र में लिखा है 12 मिनट, अगर गैस ज़्यादा है तो 12 मिनट, नहीं तो 24 मिनट पानी उबालो तो वो पानी पक्का हो जाता है। फिर उसको ठंडा कर लो और कॉटन कपड़े से छान लो। फिर मैंने कहा वो अंदर डाल दो, ककड़ी या कुछ भी, 2-3 घंटा भी रखो, पानी की पीएच वैल्यू बढ़ जाएगी। पानी बैठ के पियो, धीरे धीरे पियो, घूंट घूंट भर के पियो, आराम से पियो, मंत्र बोल के पियो। तो थोड़ा सा चेंज कर दो, इसमें कोई बहुत कुछ चेंजेस नहीं लाना है। सब लोग ये प्रोजेक्ट को हार्ड बना देते हैं कि ये बहुत हार्ड है, मैं ये चेंजेस नहीं कर सकती हूँ या नहीं कर सकता हूँ। आजकल कौन ये करता है, ऐसा सब लोग बोलते हैं। या तो इजी रास्ता कि मेरे फ्रेंड ने आईवीएफ करा लिया, मैंने भी आईवीएफ में चला जाऊंगा, छोड़ो ना, ये सब कौन करे। लेकिन ये थोड़ा सा चेंजेस कर लो, अच्छी फर्टिलिटी हो जाएगी, आराम से नेचुरल कंसीव करोगे, आराम से नहीं, प्रेगनेंसी 9 मंथ्स चला जाएगा, मालूम भी नहीं पड़ेगा। कुछ लोग कहेंगे कि 9 मंथ्स कैसे बिताए, मेरा मन जाता है, ये प्रॉब्लम हुआ, वो प्रॉब्लम हुआ, पाँव भारी हो गए थे, यहाँ पेन होता था, बच्चा नीचे आ गया था, वो टाँके लेने पड़े, ये हुआ वो हुआ, या नींद ज़्यादा आती थी, नींद कम आती थी, या बैक पेन बहुत होता था। कुछ लोगों को 9 मंथ्स वॉमिटिंग चलता है, बहुत सारे तकलीफ आते हैं। तो ऐसी तकलीफ ना लानी हो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी, तो कंसीव करने से पहले थोड़ा ध्यान रखो। तो स्पर्म और एग को पावरफुल बनाओ। एक बार प्रेग्नेंट हो जाओ, उसके बाद भी गर्भ संस्कार है, मंथ वाइज, जिसको हम कहते हैं मासानुमासिक परिचर्या। मंथ वाइज क्या करना है, मंथ वाइज कौन सा राग सुनना है, मंथ वाइज कौन से कपड़े पहनने हैं, मंथ वाइज क्या खाना है, मंथ वाइज क्या एक्सरसाइज करनी है, हर चीज़ लिखी हुई है। वो फिर कभी मैं आपको सिखाऊंगा या समझाऊंगा। लेकिन कंसीव करने से पहले स्पर्म और एग को पावरफुल बनाओ, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 50% इम्पोर्टेंस तो यही है कंसीव करने से पहले। ध्यान धरना है, कुछ पंचकर्म कराओ,
5 तरीके से बॉडी को साफ कराओ, डिटॉक्स कराओ। वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य, रक्त मोक्षण, बहुत सारे पंचकर्म के प्रकार हैं। तो एटलीस्ट विरेचन कराओ, लड़कियों को उत्तर बस्ती करानी चाहिए। मैं तो कहता हूँ आईवीएफ में भी जाना हो, कुछ लोगों ऐसा है वे नहीं हमको फाइनल आईवीएफ में जाना ही है, तो मैं तो कहता हूँ आईवीएफ में भी जाना हो तो भी इतना थोड़ा करा के फिर आईवीएफ में जाओ, तो पहले ट्रायल में आप सक्सेस हो जाओगे, सक्सेस चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ाना हो, सक्सेस के चांसेस बढ़ाना हो, कंसीव के चांसेस बढ़ाना हो सक्सेस के, तो थोड़ा सा आयुर्वेद को समझो, थोड़ा सा नाड़ी चेक कराओ, ओव्यूलेशन स्टडी कराओ, पंचकर्म कराओ। नस्य, सिंपल सी बात है, नस्य, नाक में ड्रॉप डालो तो कितने स्ट्रेस फ्री हो जाते हो। तो स्ट्रेस फ्री तो एकदम बेसिक रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वही सब ऑर्डर देती है कि भाई ये हार्मोन इतना निकलेगा, ये हार्मोन इतना निकलेगा, प्रोजेस्टेरोन हो या कोई भी हो, डोपामाइन हो या कोई भी हो, हर एक को ऑर्डर कौन देता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। तो वो काम कैसे करता है? स्ट्रेस फ्री हो जाओ। तो स्ट्रेस फ्री हम कहेंगे तो आप लोग आज स्ट्रेस फ्री नहीं हो जाओगे, क्योंकि आपको जॉब का स्ट्रेस है, नहीं कंसीव कर पा रहे हो तो समाज का स्ट्रेस है, कुछ टारगेट बॉस ने दिया है तो वो स्ट्रेस है, आपकी एज निकलती जाती है वो स्ट्रेस है। तो नस्य दिन में कम से कम एक बार, मैं तो कहता हूँ 2 बार 3 बार नस्य कराना चाहिए। नस्य तो मैं तो कहता हूँ ऐसी जड़ी बूटी है, और अपना पंचगव्य नस्य इसका तो मैंने बहुत इस्तेमाल किया है, ऐसी डिजीज़ में इस्तेमाल किया है और रियल में रिजल्ट मिला है। ऐसा नहीं कि खाली इस्तेमाल किया है, रिजल्ट दिखा है। कुछ लोगों का हाथ ऐसे ऐसे हिलता था, पैरालिसिस की इफ़ेक्ट होती थी, कुछ लोगों की याद शक्ति, मेमोरी पावर, एपिलेप्सी, ये सब में इफ़ेक्ट है नस्य की। तो नस्य तो कितना पावरफुल, क्योंकि डायरेक्ट इधर इफ़ेक्ट करता है नस्य। और जो लोग कंसीव करना चाहते हैं वो प्लानिंग में सबसे पहले फलघृतम घी लेना शुरू करें, शतावरी घी। कितने सारे अपने घृतम है शास्त्रोक्त, वो इस्तेमाल करें। जो भी हमारे जैसे कोई नाड़ी वैद्य है उसके पास जाके चेक करा लो और हम सलाह लो कौन सा घी ले। नाभि में दिवेल लगाओ, दिवेल यानी कैस्टर ऑयल, घी लगाओ, यहाँ मालिश करो, काली मिट्टी लगाओ तो ठंडक हो जाए। कुछ लोगों का यूट्रस, गर्भाशय, बच्चेदानी गर्म होती है या गादी नहीं बनती है, लाइनिंग अच्छी नहीं बनती, तो थिकनेस होनी चाहिए, वो नहीं बनती है। तो सिंपल जो होम रेमेडीज़, घरगथ्थु उपाय, होम रेमेडीज़ वो दिया हुआ है शास्त्रों। काली मिट्टी लगाओ, और ठंडा नैपकिन लगाओ, चिया सीड्स खाओ, पंपकिन सीड्स खाओ। तो इतनी सिंपल चीज़ तो शुरू करो। ऐसा नहीं कि सोचा तुरंत आईवीएफ में चले जाओ, पहले 2 महीना 3 महीना आयुर्वेद थोड़ा समझो, ट्राई करो, बात की बात बाद में। सर जैसा आपने कहा 25 के पहले एटलीस्ट एक तो आपको सन या डॉटर होना चाहिए, ऐसा आयुर्वेद में लिखा है। लेकिन आजकल जैसा आपने बताया 28-29 साल पे तो लड़कियां मैरिज करती, तो ऐसी कौन सी एज है जो आप एक नंबर बताना चाहेंगे जिसके ऊपर इट विल बी कॉल्ड एज अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी? ऐसी कौन सी एज है? 32 के बाद हाई रिस्क। 32? हाँ, लेकिन 25 से 32 भी मैं अच्छी नहीं मानता हूँ, क्योंकि अच्छा बच्चा, हेल्दी बच्चा तो नहीं, तो लाने में तकलीफ है। इसका मतलब ये नहीं कि हर एक के बच्चे आजकल तो 25 से 32 के बीच में ही आते हैं, तो ऐसा नहीं कि हर एक के बच्चे अच्छे नहीं हैं।
काफ़ी अच्छे, लेकिन और अच्छे ला सकते हो अगर फिजिकली, मेंटली, हर तरीके से, स्पिरिचुअली, हर तरीके से। तो आपकी एज, हस्बैंड वाइफ की एज 25 से नीचे होनी चाहिए। उसके रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, शुक्र धातु, तो ये शुक्र धातु तो ओज है अपना, रोशन है। अपने चेहरे का जो ग्लो है वो शुक्र धातु है। तो शुक्र धातु क्यों वेस्ट नहीं करनी है, कब उसका यूज़ करना है, एक एक चीज़ आयुर्वेद में माइक्रो प्लानिंग लिखा हुआ है, और हजारों साल पहले। ऐसा भी नहीं कि अभी अभी लिखा, ओरिजिनल प्राकृत भाषा में लिखा था, फिर मागधी, फिर अर्धमागधी, फिर देवनागरी, ये संस्कृत, और अभी हिंदी में सब में ये मिलता है। तो हजारों साल पहले लिखा था, और वो तभी भी इतना ही सत्य था जो अभी भी सत्य है। सर थोड़ा हम लोग अभी एक आर्टिकल देख रहे थे, आईवीएफ का परसेंटेज काफ़ी बढ़ता जा रहा है। तो हमारे व्यूअर्स के लिए एकदम सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको एक लाइन में समराइज़ करना है तो आईवीएफ क्या है और क्या हमें करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए आईवीएफ को? बहुत अच्छा क्वेश्चन। कुछ लोग एक ही महीने में डिसाइड कर देते हैं, मतलब प्लान किया उन्होंने, पहले तो कुछ कॉन्डम या ऐसा कुछ यूज़ किया, इसलिए उन्होंने प्लान ही नहीं किया था, लेकिन फिर शादी के बाद एक दो साल के बाद उन्होंने कहा अभी हमको कोई कुछ यूज़ नहीं करना है, कॉन्डम या कुछ यूज़ नहीं करना है, हमको अभी प्लान करना है, 1-2 महीने में बच्चा ला देना है। अभी 1-2 महीने में कंसीव नहीं हुआ, इसलिए वो टेंशन में आ गए, इसलिए वो दौड़ गए आईवीएफ में। एक्चुअली अगर आपने प्लान किया या नेचुरल ट्राई किया, उसके बाद क्या स्टेप होने चाहिए वो समझो। पहले तो आईयूआई आईवीएफ क्या है वो समझो। आईयूआई यानी कि फीमेल का एक बाहर नहीं निकालते। आईयूआई में स्पर्म है वो साफ सफाई करके अच्छे जो स्पर्म है उसको वो लोग इंजेक्ट करते हैं बच्चेदानी में, और जो एग है उसको वो थोड़ा बड़ा करते हैं और उसी ओवुलेशन के टाइम पर वो स्पर्म को अंदर छोड़ते हैं। ये इजी प्रोसेस है, पैसा भी कम है, और थोड़े से घंटे में आप घर चले जाते हो, उसमें कोई दाखिल होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत लंबी प्रोसेस भी नहीं है, ज़्यादा टीडियस प्रॉब्लम वो भी नहीं है। इसको आईयूआई कहते हैं, जिसका सक्सेस रेशियो थोड़े कम है आईवीएफ से। आईवीएफ में स्पर्म भी बाहर लेते हैं मेल पार्टनर का, फीमेल पार्टनर का एक भी बाहर निकालते हैं, पिकअप करते हैं, दोनों को धो के या अच्छी तरह से साफ सफाई करके जो अच्छे हैं वो दोनों का एम्ब्रियो बनाते हैं, और फिर वो 5th डे पर 4th डे पर बच्चेदानी में रखते हैं, उसको आईवीएफ कहते हैं। अभी आजकल ऐसा सुनने में आया है कि हर दूसरा या तीसरा कपल है वो आईवीएफ में चला जाता है। 2-3 महीने में वो लोग डिसाइड कर देते हैं कि बस अभी नहीं हुआ, आईवीएफ इज़ द ओनली ऑप्शन। ऐसा नहीं है। अगर थोड़े से टाइम के बाद नहीं हुआ तो पहले मैंने कहा ऐसा ओवुलेशन स्टडी कराओ, पंचकर्मा कराओ, आयुर्वेद सप्लीमेंट है उसका थोड़ा यूज़ करो, पंचगव्य घृतम, शतावरी घृतम, फल घृतम, ये सब का यूज़ करो, थोड़ी लाइफस्टाइल चेंज करो। हमारे जैसे वैद्य को मिलो जो नाड़ी देख के बताए कि वायु, कफ और पित्त त्रिदोष में कहाँ क्या प्रॉब्लम है, वो आपको गाइड करे। स्टेप बाय स्टेप जाओ, एकदम दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आईवीएफ करने वाले भी हमारे मित्र ही है, ऐसा नहीं है, एलोपैथी वाले आईवीएफ करने वाले काफ़ी हमारे मित्र हैं, तो मैं उन लोगों को किसी का अपोज नहीं करता हूँ, लेकिन कपल को मैं, यंग कपल को मैं गाइड करता हूँ कि ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलने चाहिए, एकदम दौड़ के वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो ये स्टेप होता है कि पहले ओवुलेशन स्टडी कराओ, वैद्य को मिलो, पंचकर्म कराओ, सनलाइट लो। मैं और यंगस्टर को तो मैं गाइड करना चाहूँगा, वो गूगल पर खाली इतना टाइप करे कि हाउ मैनी प्रेग्नेंट वुमन विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी, तो मालूम पड़ेगा कितने सारे लड़कियां प्रेग्नेंट होने के बाद भी इंडिया आती है। क्यों? उसका भी लिखा हुआ है गूगल पर
कि वो सनलाइट लेने के लिए आती है, वो आयुर्वेद के लिए आती है, वो रिलीजियस काम के लिए आती है, वो मसाज कराने के लिए आती है। तो अपनी ये चीज़ फेमस है, लोग कहाँ कहाँ से यहाँ आते हैं सनलाइट लेने के लिए, मसाज कराने के लिए, आयुर्वेद के लिए, आयुर्वेद ट्रीटमेंट के लिए यहाँ आते हैं, मसाज कराने के लिए, पंचकर्म के लिए, क्योंकि वहाँ पंचकर्म है ही नहीं। तो ये स्टेप होता है, एकदम से आईवीएफ में नहीं जाना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप जाना चाहिए। एक और सर, थोड़ा हम अगर एक अलग स्टेप में जाए तो नॉर्मल डिलीवरी इज़ नॉट नॉर्मल, जैसा हमने डिस्कस किया कि एक ऐसी टेक्निक जिसको सिजेरियन कहे या सी सेक्शन कहे, दैट वाज यूटिलाइज्ड बाय डॉक्टर्स इन इमरजेंसी सिचुएशन, लेकिन अब वो नॉर्म बनता गया है। काफ़ी आर्टिकल्स हमने पढ़े थे, बहुत बड़ा ग्रोथ देखा गया है कि डॉक्टर्स ऑलवेज प्रेफर एज वेल एज दी पेशेंट्स, जो मदर है या मदर्स के फैमिली है, दे ऑल्सो प्रेफर के सी सेक्शन। तो आपके हिसाब से व्हाट शुड बी डन, नॉर्मल डिलीवरी या सी सेक्शन? बिकॉज लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में काम आता था, आज बहुत नॉर्म हो चुका है। तो एक तो ये नंबर बढ़ने का रीज़न क्या है और करना क्या चाहिए पहले, नॉर्मल या सी सेक्शन? वेरी गुड क्वेश्चन। कुछ साल पहले इंडिया में ज़्यादातर नॉर्मल डिलीवरी ही होती थी और सी सेक्शन होता था। तब लोग बातें करते थे इनका सी सेक्शन हुआ, सिजेरियन हुआ। तो ये पहले ऐसा था। अभी यूएसए में, न्यूजीलैंड और जर्मनी या ऑस्ट्रेलिया कहीं पर भी जाओ तो वहाँ नॉर्मल डिलीवरी ज़्यादा होती है। उसका रीज़न क्या है? वो सबसे पहला, जो लड़की प्रेग्नेंट है उनकी साइकोलॉजी, उनको काफ़ी लोगों ने समझाया ही नहीं। कुछ लोग प्रेगनेंसी को एक अलग प्रोजेक्ट के रूप में लेते हैं। प्रेगनेंसी में ये नहीं करना, प्रेगनेंसी में ये नहीं करना। प्रेगनेंसी को वो लोग हैंडीकैप बना देते, वो लड़की को हैंडीकैप है या ये डिसीज़ है। एक्चुअली प्रेगनेंसी नॉर्मल है, आप हैंडीकैप नहीं हो, आपको कोई डिसीज़ नहीं हुआ है, ये नॉर्मल है। आपने कंसीव किया है, एक अच्छे बच्चे को जन्म दे रहे हो, तो इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व सोसाइटी। तो ये लड़की के दिमाग में परिवार का बहुत बड़ा रोल है। तो परिवार पहले तो उनको तैयार करे कि आप हेल्दी हो, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हम सब लोग हैं आपके साथ, कुछ भी हुआ है हम साथ है। तो उसकी एक्सरसाइज मंथ वाइज दी हुई है आयुर्वेद में, जिसको हम मासानुमासिक परिचर्या कहते हैं। तो कौन से महीने में कौन सी एक्सरसाइज करनी है? एक एक्सरसाइज है तालम। तालम यानी ताली बजाना। सिंपल 10 जगह पर ताली बजाना है। ऐसे ताली बजाना है, ऐसे ताली बजाना है, ऐसे ताली बजाना है, ऐसे ताली बजाना है। ऐसे अलग अलग जगह पर ताली बजाना आयुर्वेद में लिखा है। पिक्चर ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ ताली बजाओ, यहाँ ताली, पाँव के नीचे ताली बजाओ, ढोलक ताली, गाल पर ताली बजाओ। तो ताली बजाने से ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, बच्चे का भी। तो सिंपल बात है। पहले के ज़माने में मंदिर में सब लोग ताली बजाते थे तो ऑटोमेटिक एक्यूप्रेशर पॉइंट होता था। तो खाली ताली बजाने से स्ट्रेस फ्री होते हैं, ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, वो वाटर लेवल प्रॉपर रहता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है। तो इतनी सिंपल बात को हार्ड क्यों बनाने का? तो कंसीव करना भी नॉर्मल है और बच्चे को बाहर लाना यानी डिलीवरी लाना वो भी नॉर्मल है। मेथी के लड्डू खाओ, सिंपल मेथी के लड्डू खाओ। गौमूत्र जिन लोगों को अच्छा नहीं लगता है, वो उसकी अलग एक गोली भी आती है गौमूत्र की, और अपना घृतम है पंचगव्य घृतम, ये सब थोड़ा सा इस्तेमाल करो। नॉर्मल डक वॉक, मलासन, वो 9th मंथ तक कर सकते हो। आजकल काफ़ी लोगों के दिमाग में ऐसा है कि नहीं, हम ऐसा उकड़ू नहीं बैठ सकते क्योंकि बच्चा नीचे आ जाएगा। कुछ लोगों को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ब्लीडिंग होती, ये आजकल आम बात हो गई है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ब्लीडिंग नहीं होना चाहिए। तो ब्लीडिंग क्यों हुआ?
क्योंकि आपने तीखा खाया, क्योंकि आपने तला हुआ खाया, आपने बेकरी आइटम खाई, आपने कुछ ऐसी वायु वाली चीज़ खाई, आपने कुछ ऐसी चाइनीज़ खाया, पिज़्ज़ा खाया, रात को देर से खाया, इसलिए ब्लीडिंग हुई। लेकिन डॉक्टर के पास चले जाते हैं तो वो प्रोजेस्टेरोन का इंजेक्शन देते हैं, अंदर वो एक गोली रखने के लिए देते हैं, फिर कहते हैं 9 मंथ्स लेटे रहो, 9 मंथ्स पाँव ऐसे रख के लेटे रहो, नहीं तो ब्लीडिंग इज़ ए डेंजरस, मिसकैरेज होने की प्रोबेबिलिटी है। तो लड़की को खुद को मालूम होना चाहिए कि मुझे ब्लीडिंग नहीं आनी चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या प्रिकॉशन लेना है। आयुर्वेद में पढ़ो, किसी की बात सुनो। तो 9 मंथ्स के बाद ही डिलीवरी होनी चाहिए। 9 मंथ्स तो पूरे होने ही चाहिए। 9 मंथ्स प्लस 9 डेज 270 दिन, 280 दिन, इतने आयुर्वेद में लिखा है, इतने दिन आप बच्चा मम्मी के पेट में रहना चाहिए, 280 दिन, 9 मंथ्स प्लस 9 डेज। तो आजकल की लड़कियां 8th मंथ के बाद ऐसा बोलती है, अरे मैं तो कंटाल गई, कब ये बाहर आएगा, मैं छूटूं, ऐसा बोलने लगती है। कुछ लोगों को, कुछ लड़कियां डेट पर कॉन्सेंट्रेट करती है। मैंने एक लड़की देखी थी, फरवरी एंड में उनकी एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट थी। वो डॉक्टर के पास चली गई कि मैं 14 फरवरी को आऊँगी और मुझे सिजेरियन कराना है, क्योंकि वो वैलेंटाइन डे है, वो हमारा मैरिज की एनिवर्सरी है, तो भले ना 2 वीक पहले बच्चा बाहर आ जाए, कोई बात नहीं। अभी सबको मालूम ही नहीं है कि ये लास्ट डेज की इम्पोर्टेंस क्या है। एक सिंपल सी बात मैं बताऊं, 7th मंथ तक या 7.5 महीने तक बच्चे का वजन कितना होता है? 1 किलो, 1.25 किलो। बच्चा जब बाहर आता है तब 3 किलो के आसपास का। इसका मतलब ये हुआ कि लास्ट 2 महीने में उसका वजन 2 किलो बढ़ा। इसका मतलब क्या हुआ? लास्ट मंथ इज मोर इम्पोर्टेंट वो पहले, क्योंकि तब वो फिजिकली वो ग्रोथ होता है, मेंटली ग्रोथ होता है। तो लास्ट डेज तो एक एक दिन इम्पोर्टेंट है, एक एक घंटा इम्पोर्टेंट है, एक दिन नहीं, एक एक मिनट इम्पोर्टेंट है। बच्चा जितना लेट आएगा उतना अच्छा है, क्योंकि वो प्रेशर में काम करता है तो उसका माइंड अच्छा होता है। तो जितना लेट, जो ज़्यादा रहेगा अंदर, वो अच्छा है। हाँ, वाटर ब्रेक हो जाए, पेन शुरू हो जाए, फिर ऐसा होना चाहिए कि भी जल्दी बाहर आ जाए। लेकिन जब पेन नहीं है, वाटर ब्रेक नहीं होता है, तो भले ने 2 दिन अंदर ज़्यादा रहे, भाई आपको क्या प्रॉब्लम है? उसका घर है, उसको रहने दो ज़्यादा। आप सामने से जाके बोलते हो डॉक्टर को कि भाई अभी बाहर निकालो उसको, ये रॉन्ग बात है। तो एक तो आपने पूछा, उसका पहला फॉल्ट है वो लड़की का, उसके परिवार का। दूसरा फॉल्ट हो सकता है डॉक्टर का, क्योंकि 2 रीज़न उसमें भी, एक पैसे का, क्योंकि सिजेरियन में पैसा ज़्यादा मिलता है, और दूसरा टाइम। ऐसे भी कुछ डॉक्टर मैंने देखे हैं कि फिक्स है कि मैं सुबह 10 से 1 मेरी हॉस्पिटल में जाता हूँ या जाती हूँ, उसके बाद मैं हॉस्पिटल नहीं जाती। इमरजेंसी हमारे यहाँ नहीं, 10 से 1 फिक्स, वो 3 घंटे में सिजेरियन फिक्स। काफ़ी डॉक्टर ऐसे हैं, सॉरी मेरे एलोपैथी मेरे ही डॉक्टर है, लेकिन कुछ डॉक्टर है ऐसे कि उनको नॉर्मल डिलीवरी कराना आता ही नहीं है, मतलब 100% सिजेरियन उनकी हॉस्पिटल में फिक्स, 100% सिजेरियन। मैं नाम भी ले सकता हूँ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। उनको इट इज़ एन आर्ट, नॉर्मल डिलीवरी कराना इट इज़ एन आर्ट। तो उनको वो आर्ट नहीं आती, वो साइंस आता है लेकिन आर्ट नहीं आती। साइंस एंड आर्ट। हाँ, तो डॉक्टर कहता है मैं 10 से 1 की जाऊँगा या जाऊँगी, उसमें जो 2 सिजेरियन करना है, 3 सिजेरियन करना है, 10 से 1 के बीच में आ जाओ। अच्छे दिन देख के, आपको जो दिन देखना है, 14, 11,
आठम जो देखना है वो देखो और उस दिन आ जाओ और मैं सीजरियन करके। तो डॉक्टर का फॉल्ट, समाज का फॉल्ट, गवर्नमेंट का भी थोड़ा फॉल्ट है। मैंने फॉरेन में ऐसा, क्योंकि मेरी डॉटर है वो फॉरेन में रहती है, उनको नॉर्मल डिलीवरी, उसकी डॉटर आई तो नॉर्मल डिलीवरी हुई, तो वो उन्होंने मुझे बताया, तो वो मेरे जमाई है वो डॉक्टर है, इसलिए वो डॉक्टर फ्रेंड थे, तो पूरा उन्होंने समझाया कि हमारे यहाँ ऐसा है कि सोनोग्राफी के रिपोर्ट गवर्नमेंट को सबमिट करना पड़ता है कि ऐसी ऐसी कंडीशन है, आप अगर यस कहते हो तो सिजेरियन करो, वहाँ से ग्रीन सिग्नल मिलना चाहिए। कभी कभी तो लाइव सोनोग्राफी से बात करते हैं वो लोग कि बोलो यहाँ है अभी, और दूसरा वहाँ 24 आवर्स 8-8 घंटे की ड्यूटी है। तो जैसे यहाँ 10 से 1 ही हॉस्पिटल जाते, ऐसा नहीं, 8 घंटे एक्स डॉक्टर होगा, दूसरे 6 घंटे दूसरे डॉक्टर होगा, फिर 6 घंटा 8 घंटा अलग, तो 3-4 डॉक्टर होते हैं 24 आवर्स अवेलेबल। तो मैं जो डॉक्टर के पास चेक कराने जाता हूँ वही डॉक्टर मेरी डिलीवरी करेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। जो भी डॉक्टर XYZ कोई भी डॉक्टर अवेलेबल है, मेरी हिस्ट्री तो फाइल में है ही, तो मैं मिस्टर एक्स के पास जाता हूँ तो वही डॉक्टर डिलीवरी करेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। वाई डॉक्टर भी फाइल देख के डिलीवरी करा सकता है, इसलिए वो लोग वेट करते हैं, नहीं नहीं आप शांति रखो, नॉर्मल ही होगा, इतना मोटिवेट करते हैं। तो ये वहाँ गवर्नमेंट भी थोड़ा स्ट्रिक्ट रहती है। यहाँ पर भी मुझे लगता है कुछ साल के बाद होगा ऐसा, मोदी साहब उसमें भी कुछ लाएंगे ऐसा कि नहीं भाई, आपको सीजन करने से पहले ऐसा ऐसा कुछ क्राइटेरिया तो होना चाहिए, ऐसी ऐसी तकलीफ हो। अभी आप सोचो कि जो लड़की अंदर है, उसके हस्बैंड, उसकी मम्मी, उसका सास, वो बाहर बैठे हैं, बाहर आके डॉक्टर बोलता है कि ऐसा ऐसा है, आप कहो तो मैं सीजरियन करूँ, नहीं तो 2 में से 1 की जान जोखिम में। तो कोई भी बाहर बैठा हो जिसको बेचारे को नहीं मालूम है, गायनेकोलॉजिस्ट, उसको कहाँ से मालूम है? तो वो तो ऐसा ही कहें हाँ सीजरियन कर दो, या तो 10 घंटा वेट किया, उन्होंने बहुत पेन हो रहा है, अभी मैं उसका पेन नहीं देख सकता हूँ, भाई सीजरियन कर दो। तो ऐसा बहुत चलता है। तो नॉर्मल डिलीवरी को नॉर्मल कराना वो हमारा सबकी जवाबदारी है, समाज की, परिवार की, सरकार की, डॉक्टर की, हर एक लोगों की थोड़ी थोड़ा परसेंटेज जवाबदारी। अगर हर एक लोग थोड़ा थोड़ा ध्यान दे तो नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। सर जैसे बहुत अच्छा आपने हमको थोड़ा समझाया सी सेक्शन वगैरह के बारे में। तो सर जैसा डिलीवरी के बारे में हमने थोड़ा डिस्कस किया, थोड़ा हम पोस्ट डिलीवरी के बारे में समझना चाहेंगे कि एक बार डिलीवरी हो गया एक बार, उसके बाद पोस्ट डिलीवरी एक फ़ीमेल को, एक मदर को क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए कि उनका बॉडी वापस से रीगेन हो रहा है, फीडिंग है तो काफ़ी जो उनका बॉडी में चेंजेस आ रहा है, तो उस वक्त क्या उनकी हैबिट्स होनी चाहिए और क्या प्रिकॉशंस उनको लेने चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन। लेकिन फीडिंग के टाइम पर या तो पोस्ट डिलीवरी, बच्चे के जन्म के बाद जो तैयारी करनी है वो उनको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी से स्टार्ट कर देनी चाहिए। जैसे कि शतावरी घृतम, शतावरी का पाउडर ले या कुछ भी, तो ये पहले से स्टार्ट कर दो। मैं तो कहता हूँ 9 मंथ्स, ड्यूरिंग 9 मंथ्स शतावरी घृतम लेना चाहिए ताकि फीडिंग अच्छा है। कुछ लोगों को फीडिंग लेट आता है, बच्चे के जन्म के बाद तीसरे दिन फीडिंग शुरू होता है, तो बच्चा थोड़ी 3 दिन भूखा रहेगा, तो वहाँ से पाउडर वाला दूध चालू कर देते हैं क्योंकि फीडिंग नहीं आता है। एक लड़की को अभी अभी थोड़े दिन पहले की बात है, 6th डे पर फीडिंग स्टार्ट हुआ, बच्चे के जन्म के 5th-6th डे पर फीडिंग स्टार्ट हुआ, तो 4-5 दिन बच्चा थोड़ी भूखा रहेगा। तो ऐसा ना हो, इसलिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी खाना पीना, एक्सरसाइज, ये वो एक्टिविटी, ये सब पहले से शुरू कर देना चाहिए। शतावरी घृतम, चना, जो सिंग चना वाला चना, देसी चना, कठोर वाला चना, पालक, पालक का सूप,
ब्रोकली आलमंड का सूप, रागी का हलवा यानी सीरा, रागी की राब, ये सब किस तरह से लेना वो उनकी नाड़ी के हिसाब से हम गाइड करते हैं। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर आप इतनी तैयारी करते हो, अगर किसी को कहीं दुखता है तो ऐसे क्रीम भी आते हैं जो लगाने का होता है। तो ऐसी तैयारी करने की पहले से, तो ऑटोमेटिक ये जो लोग कहते हैं कि बच्चे के जन्म के बाद और हार्ड हो जाता है, ऐसा नहीं है। आप थोड़ा सा ध्यान दो, उसको भी आप एन्जॉयमेंट में परिवर्तित कर सकते हो। थोड़ा सा आप ध्यान दो पहले। पेट अगर ज़्यादा फूलता है आपका, तो क्यों फूलता है, आपने क्या ध्यान नहीं दिया। तो पहले तो बच्चा अंदर था इसलिए पेट बड़ा है, लेकिन अभी तो बच्चा बाहर आ गया। तो यूट्रस को वापस ओरिजिनल जगह पर लाने के लिए मैक्सिमम 40 दिन भी चाहिए। तो 40 दिन तो लगता है उसको, जिसको हम बोलते हैं सवा महीने सूतक लाग्યું એટલે એને બહાર ના જવાય। तो वो सवा महीना लगता है उसको वापस ओरिजिनल जगह लाने के लिए। तो उस टाइम पर क्या खाना चाहिए, क्यों गोंद वाला ये खाना चाहिए, ये खाना चाहिए, ये सब आप थोड़ी तैयारी करो। मसाज, एक्सरसाइज, कुछ यहाँ पट्टा पहनना, ये सब थोड़ी तैयारी करोगे तो वापस आपकी बॉडी अच्छी हो जाएगी। और जब तक फीडिंग चले वहाँ तक पतला होने का मैं तो कहता हूँ सोचना भी नहीं चाहिए। क्यों जल्दी जल्दी पतला होना है, आप थोड़े से मोटे हो गए हो कोई बात नहीं, लेकिन जब तक फीडिंग चले, आजकल तो लड़कियां फीडिंग भी 3-4 महीना ही चलाती, आता भी लेट है, जल्दी बंद हो जाता है। पुराने ज़माने में क्यों 1 साल तक चलता था, सवा साल तक, 1.5 साल तक चलता था, और अभी 4 महीने में बंद हो जाता है। आयुर्वेद के हिसाब से कम 9 महीना प्रेग्नेंट हो, 9 महीना प्लानिंग किया है तो 9 महीना फीडिंग चलना ही चाहिए। उसके पहले अन्नप्राशन नहीं कराओ। तो 9 मंथ्स के बाद आप अन्नप्राशन संस्कार कराओ, फिर आप दूसरी चीज खाने को दो। एक बुक में तो दिया है पानी भी मत पिलाओ, खाली और खाली मम्मी का दूध, क्योंकि वो मेन इम्यूनिटी पावर है जिसको हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं। तो वो तो मेन इम्यूनिटी पावर है। तो अगर बच्चे के जन्म के बाद आप और इजी लाइफ या बच्चे की लाइफ इजी बनाना चाहते हो, तो जो भी रिचुअल्स है, जो भी शास्त्र में लिखा है, जो भी आयुर्वेद में लिखा है, उसका थोड़ा सा पालन करो तो ऑटोमेटिक आप स्मूथली आपकी लाइफ चली जाएगी। तो एक्टिविटी जो करनी चाहिए, आपको एक्टिव रहना चाहिए, वो नहीं रहे फिर आप कहते हो कि मेरा बच्चा छोटा है, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है। उनकी कोई गलती नहीं है, मम्मी पापा की गलती। आपने शास्त्रों को समझा नहीं, आपने आयुर्वेद को समझा नहीं, आपने गर्भ संस्कार साइंस को समझा नहीं, आपने नेचर को समझा नहीं, और फिर बच्चे की कंप्लेन करते हो कि मेरा बच्चा रात को ऐसा करता है, वैसा करता है, या उनका ग्रोथ ऐसा है, अभी उसका वजन नहीं बढ़ता है, या तो वो प्रॉपर लैच नहीं करता है। तो अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी, जैसे बच्चे को जब फीडिंग कराते हो तो पहले लेफ्ट साइड से फीड कराओ, ऐसा शास्त्र में लिखा है। बच्चा का जो सर है उसके ऊपर हाथ घुमाओ, मंत्र बोलो, आंखें बंद करके उसमें आप कॉन्सेंट्रेट करो। बच्चे का पाँव का पार्ट नीचे होना चाहिए, स्लांटिंग में रहना चाहिए। तो आप अच्छी तरह से फीडिंग नहीं कराते हो, इसलिए लेफ्ट साइड सोने के लिए ज़्यादा कहते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी डॉक्टर कहते हैं लेफ्ट साइड ज़्यादा सो जाओ, वाम कुक्षी जिसको हम कहते हैं। तो लेफ्ट साइड की इम्पोर्टेंट है। आप मंदिर में जाओ, कोई भी मंदिर में, राधा की मूर्ति कृष्ण भगवान की लेफ्ट साइड होती है, सीता माता की मूर्ति राम भगवान की लेफ्ट साइड होती है, पार्वती माता की मूर्ति शिव भगवान की लेफ्ट साइड होती है, क्योंकि वो वामिका है, लेफ्ट साइड सपोर्ट है।
साइलेंट सपोर्ट है। जब बच्चा देते हैं तो लेफ्ट साइड पहले रखते हैं, लेफ्ट बगल में, लेफ्ट साइड पहले फीडिंग कराओ। तो सिंपल साइंस को तो समझो, ताकि बच्चे के जन्म के बाद कोई प्रॉब्लम आए ही नहीं। बच्चे के जन्म के बाद पहला काम क्या करना है? तो आयुर्वेद में लिखा है, नाड़ू काटने से पहले, मतलब अम्बियल कोड काटने से पहले बच्चे को मम्मी की चेस्ट पर रख दो, ब्लड वाला नाड़ू काटने से पहले। बच्चे का कान मम्मी की हार्ट बीट पर आएगा, बच्चे का विज़न मम्मी की राइट साइड होगा, और मम्मी को ऐसा ऐसा करना है ताकि बच्चे को ऐसा हो कि मैं मम्मी के पास हूँ। मम्मी की हार्ट बीट उसके लिए मेन संगीत है, मम्मी का स्मेल मेन है। तो वो जो 2-3 मिनट है, वो दौरान बच्चे को सिक्योर फील होता है। उतना ही नहीं, नाड़ू अभी कटा नहीं है तो पाइपलाइन में जो ब्लड है वो इम्यूनिटी पावर वाला ब्लड है, वो बच्चे में थोड़ा अंदर जाता रहता है। थोड़ा परसेंटेज, 20, 25, 30% ब्लड अंदर जाता है। उसके बाद नाड़ू काटना है। अभी अगर हर एक को जल्दी है, सब लोग क्या करेंगे? बच्चे को उठाया, नाड़ू काट दिया, बच्चे को नहलाने के लिए भेज दो। तो आयुर्वेद में तो लिखा है जल्दबाजी मत करो, नाड़ू इम्पोर्टेंट है, एम्बियल कोड इम्पोर्टेंट है। गुजराती में कहते हैं नाड़, वो इम्पोर्टेंट है, तो वो जल्दी काटना नहीं चाहिए। तो पोस्ट डिलीवरी ये सब प्रॉब्लम ऑटोमेटिक कम होगा। ओके। और फीडिंग करा के टाइम पर मोबाइल पर बात मत करो, फीडिंग कराओ तब कॉन्सेंट्रेट करो, मंत्र बोलो, तो ऑटोमेटिक। और कुछ डाइट मम्मी को बहुत ध्यान रखना है ड्यूरिंग फीडिंग, जैसे कुछ ज़्यादा वायु वाला नहीं लेना है। फॉर एग्जांपल सब्जी में लहसुन, प्याज, पोटैटो यानी आलू, गुवार, चौड़ी, ये वायु वाला होता है, वो नहीं खाना है। कठोल में राजमा, सफ़ेद वाल, फिर वो काबुली चना, छोले चना, वो नहीं खाना है क्योंकि वो वायु प्रेरित है। ज़्यादा शुगर वाली चीज़ नहीं लेनी है क्योंकि वो एसिडिटी वाला है, वो गर्म करता है, बच्चे को तामसी प्रकृति का बनाता है, बच्चे को गुस्सा वाला बनाता है। तो आइसक्रीम भी नहीं खाना है, ज़्यादा ठंडी चीज़ भी नहीं खानी है। ठंडी चीज़ यानी कोल्ड ड्रिंक्स, शरबत या फ्लेवर्ड मिल्क, वो नहीं लेना है ड्यूरिंग फीडिंग, क्योंकि वो इफ़ेक्ट मम्मी खाएगी, वो इफ़ेक्ट बच्चे में आएगी। तो थोड़ा खाने में ध्यान दो। चावल खाना है तो बासमती चावल मत खाओ क्योंकि वो वायु वाला है। कृष्ण कम मत खाओ, आंबे मोर खाओ, बहुत सारे चावल हैं। बेकरी आइटम मत खाओ, यानी ब्रेड वगैरह नहीं खाओ, बिस्किट, ब्रेड, पफ, ये सब नहीं खाओ, केक, पेस्ट्री ये नहीं खाओ, शुगर वाला नहीं खाओ। तो वो मम्मी अगर खाने में थोड़ा ध्यान देगी, मसाज कराएगी, तो डिलीवरी के बाद भी इतना प्रॉब्लम नहीं आता है। मेजरली फूड और एक्सरसाइज, फूड, एक्सरसाइज, ये फीडिंग में भी थोड़ा ध्यान दो, तो ऑटोमेटिक सब अच्छा हो जाएगा। सर, एज अ गर्भ संस्कार आप एक्सपर्ट है, विशेषज्ञ हैं, तो एक लास्ट आप हमारे व्यूअर्स को क्या संदेश देना चाहेंगे कि अपनी लाइफ कैसी करें कि बहुत मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो से लेके मेनोपॉज तक जो हमने पूरा डिस्कस किया, वो किसी भी ऐसे उनको फेज के थ्रू ना जाना पड़े जो इतना पेनफुल हो या एकदम एबनॉर्मल हो उनके लिए। तो आप एक लाइन में अगर उनको कुछ संदेश देना चाहें तो। मैं व्यूअर्स को यही चीज़ कहना चाहता हूँ कि गर्भ संस्कार साइंस है, वो साइंस है, उसको साइंस से भी देखो, कोई अंधश्रद्धा नहीं है, ये बहुत पुराना है, लिंग पुराण से शुरू हुआ है। तो अच्छे बच्चे लाने के लिए, अधिजनन, अच्छे बच्चे लाने के लिए गर्भ संस्कार विज्ञान को अच्छी तरह से समझना चाहिए।
और ये साइंस को हो सके इतना सबको डिस्पर्स या स्प्रेड करना चाहिए, क्योंकि ये रियल में खजाना है। आयुर्वेद पॉइंट ऑफ व्यू भी, गर्भ संस्कार पॉइंट ऑफ व्यू भी, अच्छा सिटीजन जो समाज को देना है, क्राइम कम करना है, भ्रष्टाचार कम करना है, या जो भी समस्या है वो कम करनी है, तो पहले अच्छे सिटीजन समाज को मिलना चाहिए। इसके लिए एक ही रास्ता है, गर्भ संस्कार, गर्भ संस्कार, गर्भ संस्कार। तो जैसा कि आपने सुना डॉक्टर राजेश सर के साथ कि कैसे लाइफस्टाइल, कैसे फूड, कैसे आपकी नींद, ये छोटी छोटी चीज़ें आपकी लाइफ को कितना बड़ा इम्पैक्ट दे पाती है। तो आज की जो यंग गर्ल्स है, मैं उनसे भी ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आप अपने ग्रुप के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ ये आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव वाला एक पॉडकास्ट डेफिनेटली शेयर करिए, ताकि उनको पता चले कि छोटी छोटी लाइफस्टाइल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपकी लाइफ को बहुत बड़ा इम्पैक्ट मिल पाएगा।